Hello, I am Fatma Najib and you are watching Open Talk with Sail Ahmed. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं ओपन टॉक। मेरे साथ मैं हूं सैल अहमद और इस शो में आज आपको बहुत ही एक और अनसंग हीरो से हम मुलाकात कराएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लिरिसिस्ट हैं। और जितने आप ओएसटी देखते हैं टीवी के ड्रामों के, उनके बहुत सारे हिट उन्होंने ऐसे जो है ओएसटीज लिखे हुए हैं। उम्मीद है आपको आज का इंटरव्यू पसंद आएगा। आइए उनसे बात करते हैं। और हम किससे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फातिमा नजीब से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जो आपने टाइम निकाला। आपकी थोड़ी तबीयत भी नासाज है, मगर आपने कहा कि भाई कमिटमेंट तो यही होता है, मैंने कह दिया हाँ तो बस कह दिया है। ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही आप है ना। और बिल्कुल अच्छा, मुझे फातिमा एक सवाल बड़े जोर से आ रहा है, मुझे आपसे हर हाल में पूछना है कि आज के ज़माने में उर्दू पढ़ना, लिखना, बोलना जो है वो बड़ा बैकवर्ड समझा जाता है। लोग उर्दू में बात कर रहे होते हैं और फिर उनको अचानक ख्याल आता है अरे हम इतनी देर से उर्दू बोल रहे हैं, थोड़ी सी इंग्लिश का एक आध लाइन मार दें बीच में। तो ये इस तरह के माहौल में आप माशाल्लाह जो है वो शायरा भी हैं और ओएसटीज भी लिखती हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। कैसे ख्याल आया? ये हमें अपने कौमी विरसे पे और चीज़ों पे फख्र होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको उर्दू बोलने को मैं तो बाइसे फख्र समझती हूँ, बल्कि अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि उर्दू अच्छी होनी चाहिए, आपकी पता चले कि हम पाकिस्तानी हैं और उर्दू बोलने वाले हैं। तो ये विरसे में मिला है। मेरे फादर जो हैं और मेरे दादा अबू वो पर्शियन में लिखते थे, फिर उर्दू में, फिर अरेबिक। तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और बहुत आलिम फाजिल लोग थे। तो मुझे पर्शियन और उर्दू से वैसे बहुत मोहब्बत है। अच्छा माशाल्लाह। आपको फारसी भी आती है? मुझे सिखा कर फारसी मैंने बीए तक पढ़ी है और पसंद है, पढ़ लेती हूँ और थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ पर्शियन में भी। लेकिन ये है कि मुझे फारसी से बहुत मोहब्बत है। अच्छा, नहीं बहुत खूबसूरत और बड़ी स्वीट ज़बान है। मुझे लगता है वेस्टर्न लैंग्वेजेस में फारसी का जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं वो फ्रेंच से कर सकते हैं। जिस तरह से वो उसमें स्वीटनेस है, वैसे ही फारसी में भी बहुत नज़ाकत और स्वीटनेस है। जी बिल्कुल। हमारी जो है सराइकी, पर्शियन, ये उर्दू, ये बहुत मीठी जुबानें हैं, खूबसूरत, मीठी, दिलावेज। जी बिल्कुल। तो मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ, तो पर्शियन से भी मोहब्बत है और सराइकी से भी, तो बस वो मिला जुला। अच्छा माशाल्लाह। आपके लहजे से बिल्कुल नहीं लगता कि आप घर में फारसी बोलती हैं? नहीं, सराइकी, इसखैल। जी नहीं, लेकिन आपके लहजे में नहीं है सराइकी का। वो इसलिए ना कि वहाँ पे रहे नहीं है। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर, तो हमारी जगह जगह पोस्टिंग रही, कभी कहाँ कभी कहाँ, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया घूम चुके हैं। लेकिन ये कि लहजे में, हाँ जी, तो वो लहजे में इसलिए नहीं है कि वहाँ रहना नसीब नहीं हुआ इसखैल में। अच्छा, सही है। आपने बहुत मशहूर और बड़े बड़े हिट जो है वो गाने लिखे हैं, फिल्म के लिए भी लिखे हैं। जानान के भी आपके 2-3 गाने थे, उसके अलावा आपने कंकर के लिए गाने लिखे हैं। तो आपका अपना पसंदीदा कौन सा गाना है ऐसा? मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो कंकर है। मुझे उमेरा अहमद इस फील्ड में लेके आई थी, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। जी। तो उमेरा अहमद के तवसत से मैं इस मीडिया में आई और कंकर का ओएसटी लिखा था। उसके बाद काफी लिखे हैं, लेकिन जो कंकर से मोहब्बत है ना, वो सब पे हावी है। क्या बात है। आपको थोड़ा सा प्रोसेस पे भी बात कर लेते हैं, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि किस तरह से आप ओएसटी लिखती हैं, स्पेशली ड्रामों के लिए। फिल्मों में चलो समझ में आता है कि एक सिचुएशन आपको बताई गई, आपने उस सिचुएशन में कहानी को आगे ले जाने के लिए वो गाना लिख दिया, ये गाना बना दिया। लेकिन ओएसटीज जो होती हैं वो पूरे सीरियल या पूरी स्टोरी को एनकम्पास कर रही होती हैं, उनको पूरा कवर कर रही होती हैं। तो आपको क्या किस तरह से आपको ब्रीफ मिलती है और कैसे आपका थॉट प्रोसेस होता है उसके बाद?
ये सलमान ऐसे है ना कि ड्रामा की पूरी कहानी जो है ना मुझे बताई जाती है कि शुरू से लेके एंड तक क्या स्टोरी है, और जो ओएसटी है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि साइलेंट होती हैं, हाँ। जिनको पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक और ओएसटी के लिरिक्स से ही कवर किया जाता है। तो जितनी ज्यादा अच्छी ब्रीफिंग होती है उतना अच्छा लिखा जाता है। बाज लोग सरसरी सा ब्रीफ करते हैं, लेकिन मैं उनको फिर फोर्स करती हूँ कि मेरा जरा है ना थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, मुझे कंप्लीट ब्रीफिंग चाहिए, मुझे खुल के बताएं कि आपको क्या फील चाहिए। तो किसी को सैड चाहिए होती है, किसी को रोमांटिक चाहिए, किसी को स्पिरिचुअलिटी पे लिखवाना है कुछ। तो जितनी अच्छी ब्रीफिंग होती है अच्छी ही मतलब के लिरिक्स लिखे जाते हैं। ब्रीफिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे ब्रीफ किया गया। सही है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी स्टोरी छुपाने की, हाँ, कहानी को थोड़ा छुपाने की कोशिश भी कर रहे होते होंगे आपसे कि पूरा ना बताएंगे कहीं लीक हो जाए। तो आप बहरहाल बहुत ही मेरे ख्याल में मुश्किल काम है, और जो आजकल ड्रामे हैं उनकी बड़ी बैकबोन होती है, जो ओएसटीज होते हैं उनके, और बहुत पॉपुलर भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, तो वो बहुत अहम आप काम करती हैं। अच्छा, म्यूजिक के हवाले से, म्यूजिक से कितनी आपकी शनासाई है, यानी म्यूजिक से कितनी दिलचस्पी है आपको कि आप, जाहिर है कि जो आप गाने लिख रही हैं वो रिदम में और उसमें फिट होने होते हैं, तो क्या उसमें सिलसिला होता है, किस तरह से आप म्यूजिक को समझती हैं? ये होता है ना कि हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में सभी बहुत अच्छे हैं वैसे तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर जो है एक मेलोडी बता देते हैं कि ये धुन है, ये धुन है, इसके ऊपर अपने लिरिक्स बिठाने हैं। तो बाजों का हाँ जी, बाजों का ये होता है कि आमद की बात है, आपको पता है शायरों को आमद होती है, फ्लो में एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है, लिखा जाता है। और बाजों का एक ओएसटी काफी दिन ले लेता है, मतलब कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुझे लगता है कि नहीं ये धुन पे सही नहीं बैठ रहे लफ्ज। फिर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मेरी काफी देर बहस होती है, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे ले जाते हैं, तो वो फिर जितना कोई कोऑपरेटिव होता है उतना अच्छा सॉन्ग बन जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए इसे कि बहुत म्यूजिक को सुन के कुछ लिखना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता होगा ये? जी डिपेंड करता है, बाज मेलोडीज इतनी खूबसूरत होती है कि खुद ब खुद, जिस तरह रोमांटिक सॉन्ग है ना वो लिखना ज्यादा खूबसूरत लगता है मुझे ना, वो खुद ब खुद ही आपके अंदर आमद होने लग जाती है ना रोमांटिक मेलोडीज को सुन के, और ज्यादातर लिखना भी खूबसूरत लगता है। तो यही है कि मेलोडीज को सुन के अब खुद ब खुद आमद होने लग जाती है। बाजू का जो होता है कि नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको पता है मेहनत करेंगे उतना खूबसूरत लिखा जाएगा। आसान तो कुछ भी नहीं होता ना सलमान, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और बिल्कुल सही बात है, आसान काम कोई भी नहीं, मेहनत होती है, और खूबसूरती चीजों की होती है कि मेहनत नजर ना आए। जी, अपना आप मनवाने के लिए आपको फिर जतन करने पड़ते हैं, खुद अपने साथ जंग लड़नी पड़ती है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, पिछले ओएसटी से डिफरेंट लिखना है, कुछ खूबसूरती देनी है, कुछ लफ्ज नए निकालने हैं, कुछ हम लोग बाज़ अपने फेवरेट लिरिसिस्ट को सुन के भी सीखते हैं बहुत कुछ। जिस तरह गुलजार सर को पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी तशबीहात सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह, गुलजार सर कहाँ से। तो बस यही होता है कि आप जो अरशाद का हैं हमारे पाकिस्तान नाम है, बहुत अच्छे नाम। हाँ, बिल्कुल। अब आपको हम प्रोसेस पे ही चले, थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम आएंगे गुलजार साहब के ऊपर। मुझे आपसे बात करनी है गुलजार साहब के बारे में भी, और जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि आपने मेलोडी सुनी, उसके ऊपर आपने कहानी के मुताबिक जो है वो अल्फाज दे दिए उनको। तो इस सारे प्रोसेस में आपको नहीं लगता कि ये बहुत, जिस तरह आपने कहा कि आमद होती है शायरी में, और लेकिन आपको कही कि बैठिए ये है और ये आपका फ्रेमवर्क है, ये आपकी लिमिटेशंस हैं, और विद इन दीज पैरामीटर्स आपने लिखनी है, थोड़ा सा मुश्किल, मैकेनिकल नहीं लगता आपको ये प्रोसेस? जी लगता है, लेकिन ये है ना कि फिर वो जब खुद अपने साथ जंग होती है ना एक किस्म की कि नहीं अब ये करना है, ये क्यों नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इस पे क्यों, मतलब कि बाज़ वक़्त इंसान सो ही नहीं पाता ना, मतलब उलझन होती है कि क्यों नहीं मुझे समझ आ रहा, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा मुझसे। बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करने से
फिर आखिरकार मसला हल हो ही जाता है। चलें, जी, किसी भी काम को अगर हम करने का मतलब कि जज्बा हो और लगन हो, और मैं समझती हूँ कि लक से ज्यादा मेहनत काउंट करती है। कुछ लोग लकी 100%। होते होंगे लेकिन जी लेकिन मेहनत जो है ना वो बहुत जरूरी है। जब नंबर 1 है। कहीं पे आप फंस जाते हैं तो फिर आप दूसरे लिरिसिस्ट को पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिरा मिल ही जाता है कि अच्छा इसमें से कैसे निकलना है। इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आपने बहुत राज की बात बता दी है। मैं आपको बताऊं कि आपने जो नए लोग जाना चाहते हैं इस साइट पे, उनके लिए बहुत अच्छी है। 2 बातें हैं आपने बहुत अच्छी कही हैं, टेक अवे हैं आपके सारी अब तक की गुफ्तगू में। एक तो ये कि मेहनत का कोई बदल नहीं है, आप मेहनत ही आपकी की है सक्सेस के लिए। और दूसरे आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी लेनी पड़ती है। आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर का क्रिएटिव पर्सन जो है वो जाग जाता है, रोशन हो जाती है, लाइट जल जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम वापस जल्दी से आते हैं गुलजार साहब की तरफ। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़म लिखी थी और आपने उस नज़म का जवाब दिया, और गुलजार साहब ने अपनी बर्थडे पे उस नज़म को, आपकी नज़म को पढ़ा जो कि जवाब था उनकी नज़म का, और बहुत अप्रिशिएट किया। तो अभी हम ज़रा लोगों को सुनाते हैं कि गुलजार साहब ने क्या नज़म लिखी थी, और फिर हम आपसे आपकी नज़म सुनेंगे अगर आपको याद है तो। जी जी बिल्कुल, मेरे पास है। गुलजार सर की तो मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, और जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग खारियां में थी तो खारियां से इस्लामाबाद आने जाने में ना रास्ते में दीना आता था, दीना शहर जहाँ पे गुलजार सर पैदा हुए थे। अच्छा। तो वहां से गुजरते वक्त जी जी तो वहां से दीना से गुजरते वक्त मैं गुलजार सर के लिए कुछ ना कुछ लिखती थी और हवाओं को सौंप देती थी, कुदरत को। मैं कहती थी ये मेरा सलाम ना गुलजार सर को पहुंचा दीजिए, और कुदरत फिर रास्ते तो बनाती है जब आपकी लगन सच्ची होती है, मोहब्बत सच्ची होती है। तो मैं अक्सर गुलजार सर की पोइट्री पढ़ के ना उनका आगे से जवाब लिख के अपने पास रख लेती थी ना। फिर फेसबुक की बदौलत ये हुआ कि मैं फेसबुक पे डाल देती थी। वो आखिर ट्रैवल करते करते मेरे सच्चे जज्बे उन तक जा ही पहुंचे। तो उन्हें जी तो वो एक नज़म छोड़ के गए थे जब पाकिस्तान आए थे, और उनको अचानक जाना पड़ा था वापस। तो वो जाते वक्त एक नज़म लिख के कराची के साहिल पे छोड़ गए थे। तो मैंने जब वो पढ़ी तो मेरा दिल भर आया ना। मैंने कहा गुलजार सर को जाना पड़ा है, उनको कैसे उनको रोक लेते हम। तो मैंने उसका जवाब रोते हुए लिखा था और वो मैंने फेसबुक पे डाला। फिर उसके बाद वो नज़म ट्रेवल करती हुई उन तक पहुंच गई और उनको भी फील हुई मेरी जज्बे की सच्चाई। फिर जब 18 अगस्त को उनकी बर्थडे थी तो उनकी टीम ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो उनका बड़ापन देखिए, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में है फातिमा नजीब, उन्होंने मेरे लिए एक नज़म लिखी थी कश्ती वाली, मुझे वो चाहिए। अच्छा। फिर उनकी टीम ने मुझसे राब्ता किया। जी उनकी टीम ने जब मुझसे राब्ता किया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि सर तक पहुंच गई है मेरी नज़म। और फिर सर को वो बहुत पसंद आई। मैंने उनकी बर्थडे पे उनको विश किया, उनको वो नज़म दी। और ये है कि बस मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका जज्बा सच्चा हो तो आपको पजीराई मिलती है। सुनो कागज की कश्ती तेरी जानिब ठेल आई हूँ, सुनो कागज की कश्ती तेरी जानिब ठेल आई हूँ, बुनी नरगिस के फूलों से महकती टोकरी जिसमें रखे हैं कुछ तहाइफ भी, रिवायत है मोहब्बत की। ये हल्के सब्ज कागज में है वो चिट्ठियां वही नज़्में, ये हल्के सब्ज कागज में है वो चिट्ठियां वही नज़्में जो तेरे नाम लिखी थी, सुबह और शाम लिखी थी। वतन की पाक मिट्टी में खिले कुछ फूल कलियां हैं, सुनो वो जर्द रंग की पोटली में गुड़ की डलियां हैं जो है सौगात देने की, तेरे रोशन नगीने की। नहीं पश्मीने की लेकिन बुनी है अपने हाथों से, नहीं पश्मीने की लेकिन बुनी है अपने हाथों से। ये गहरी सुरमई सी शाम जैसी शाल भी तो है,
ये गहरी सुरमई सी शाम जैसी शाल भी तो है। मेरे शायर तेरे कंधों को छू के जब ये पलटेगी तो ये कुछ और ही होगी। इसे अपने मुकद्दर पे हर एक पल रश्क आएगा कि तेरी होने का एजाज जो हिस्से में आएगा। मगर खोलोगे जब वो चिट्ठियां खामोश चाहत की, तेरी खामोश संगत सी, कोई बीता हुआ लम्हा नन्ही बन के दरीचे में रुकेगा, ठहर जाएगा। मेरे शायर मेरे साहिर, मेरे शायर मेरे साहिर, सुनो कागज की कश्ती तेरी जानिब ठेल आई हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत जवाब दिया है आपने। यकीनन उनके दिल तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी और पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया इसको हमसे शेयर करने के लिए, इस कदर खूबसूरत इंसिडेंट को, वाक़े को। तो फातिमा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप जब दूसरों के गाने सुनती हैं, फिल्मी हो या जैसे भी, या ओएसटी सुनती हैं, कभी होता है आपको लगता है कि इसमें ये अल्फाज होने चाहिए थे, या ऐसा कोई मुखड़ा होना चाहिए था, ऐसा कोई शेर होना चाहिए था? जी होता है, मतलब कि एक ही मेलोडी है, दो डिफरेंट लोगों को गई है, दो डिफरेंट माइंड हैं, तो वो डिफरेंटली लिखेंगे ना। तो एक हो सकता है सॉन्ग किसी ने मुझे भी लिखने को दिया हो, किसी और को भी, मैं उसको और तरीके से लिखूंगी। कोई दूसरा लिखेगा तो वो उसको अपने माइंड सेट के मुताबिक लिखेगा। तो बाज मेलोडीज को सुन के मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लफ्ज ऐसे होता है। खास तौर पे गुलजार सर को इतना पड़ा है ना कि अब मुझे तशबीहात देना अच्छा लगता है उनकी तरह। अच्छा, तो हाँ जी, चीजों को डायरेक्ट नहीं कहना, ढके छुपे लफ्जों में किसी को किसी से तशबीह दे दी, किसी को किसी चीज से तशबीह दे दी, डायरेक्ट बात नहीं करनी। तो बस ये है कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं सब। तो ये है कि सीखने का अमल तो जारी रहता है ना। तो जब कहीं फंस जाते हैं तो फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इनको पढ़ते हैं, इन्होंने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया होगा। तो हो जाता है, अल्लाह पाक करते हैं। बिला शुक्र, बहुत बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आपका ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कोई गाना सुना, आपने कहा नहीं ये अल्फाज मुझे नहीं आ रहे, मैं इसको ऐसे लिखती, कभी हुआ है ऐसा? जी होता है, लेकिन कहते नहीं है दिल में महसूस होती है ना। हाँ जी, तो लेकिन ये है कि काश ये किया जाता तो मैं इसको ऐसे कर देती। तो ये है कि किसी की अपनी चॉइस होती है। ऑफ कोर्स आप इतना खूबसूरत लिखती हैं शायरी को, आपने कभी सोचा कि आप ड्रामा भी लिखें? उमैर अहमद भी आपकी दोस्त हैं, तो ज़ाहिर है वो कभी ख्याल आया जहन में कि मैं भी ड्रामा लिखूं, मैं भी कहानी कहूँ, नसरी कहानी कहूँ? जी, कहानी लिखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लिख भी सकती हूँ, लेकिन बस मेरे ये है कि हेल्थ इश्यूज हैं थोड़े से। मैंने लिखने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लिखते लिखते फिर आंखों पे जोर पड़ता है, फिर इस हेडेक का मसला। तो फिर मैंने कहा कि इसी को एंजॉय करती हूँ, सॉन्ग राइटिंग और ड्रामा राइटर सब मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ डिस्कशन होती रहती है। कोई कहानी में फंस जाए तो उसको मैं हेल्प करती हूँ, यार इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह एक नया मोड़ दे देते हैं कहानी को। कहानियां तो आती हैं दिमाग में, बहुत लिखना भी चाहती हूँ, लेकिन बस वो थोड़े से आंखों के मसाइल हैं। चले खैर, लेकिन आप अपनी उस कमी को आप 100% जो है वो पूरा करेंगे अपने गानों से, अपनी शायरी से। आपके कोई जी मैं अपनी तस्कीर का सामान कर लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है क्रिएटिव लोगों के लिए। तो वो माशाल्लाह आप करेंगे। आप इस वक्त अभी करेंटली भी आप कोई काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? जी, मैं हैं 3-4 हैं प्रोजेक्ट्स हैं, ड्रामा ओएसटीज आने वाले हैं। और कामरान साहब आप जानते ही होंगे, कामरान साहब को मूवी आने वाली है, ओनली लव मैटर्स। तो उसका सॉन्ग लिखा है, मुझे तौक़ुआत हैं कि बहुत खूबसूरत होगा। तो इसी तरह है कुछ, हमें जो आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो एक सरप्राइज होता है। हाँ जी, ऑफ कोर्स आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, यस। नहीं, अच्छा, ये चलिए ठीक है। अब ये बिल्कुल सही है।
आइए थोड़ा सा हम जो है वो छोटे छोटे सवालों पे बात करते हैं। जैसे कि आपके फेवरेट अगर 3 शायर आप नाम लेना चाहें गुलजार साहब के अलावा, तो वो कौन लोग होंगे? फेवरेट शायर अहमद फराज, फैज अहमद फैज, परवीन शाकिर, और बेशुमार नाम है, मुझे तो सभी शायर अच्छे लगते हैं, इतना खूबसूरत लिखते हैं, हर बंदे के अपना एक अंदाज है। जो नेलिया को पढ़े, हाँ जी, तो जिसको पढ़े वो पूजे में दरिया बंद करते हैं माशाल्लाह से। तो बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, किसकी बात करें। फराज साहब को पढ़ के बंदा हैरान हो जाता है कि कितना खूबसूरत लिखते थे। और फैज अहमद फैज की तो दुनिया फैन है। गालिब को पढ़ लें आप, पुराने शायरों को देख लें, तो मुझे तो मुश्किल उर्दू वाले जो हैं लखनऊ दौर के शायर, उनको पढ़ने में भी मजा आता है। तो जो गुलजार साहब की तो खैर बात की कुछ और है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है गुलजार साहब का बहुत बड़ा कमाल है कि वो he falls in the middle way, यानी उनकी जो प्योर शायरी का जो अंग है, जो अंदाज है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और वो जो फिल्मों के लिए लिखते हैं, जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसमें कहानी आपने फिल्म के दूसरे के हिसाब से बतानी होती है, वो भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं। इसीलिए आप और पूरी दुनिया उनकी इतनी बड़ी फैन है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। उसमें जो ड्रामे आजकल बन रहे हैं और जिस तरह की कहानियां बताई जा रही है, आप अग्री करती हैं उनसे, मोस्टली कहानियों से और मोस्टली ड्रामा से? जी, अब तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले कुछ अर्सा पहले यही था कि मजलूम औरत पे बन रही थी, बहुत सी औरत को मजलूम दिखाया जाता था। लेकिन अब हमारी राइटर्स थोड़ा सा अपना अंदाज चेंज कर रही हैं, औरत को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बहादुर दिखाया जा रहा है। उमैरा अहमद को देख लें, वो उन्होंने माशाल्लाह मरियम, एक थी मरियम पे बनाया ड्रामा, और वो जिस तरह भी मतलब के है, हाँ, एयरफोर्स की ख्वातीन को लेके बना रही हैं। तो माशाल्लाह से जो जिन लोगों ने हमारी आर्मी में देख लें, निगार जौहर साहिबा का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। तो इस तरह की हमारे पास ख्वातीन हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। अब उनको हम लेके लिख रहे हैं, हमारी लेडीज लिख रही हैं, राइटर्स लिख रही हैं। ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अब औरत, इसका मतलब है कि आपको सही है, इसका मतलब है कि आप खुश हैं। मैं ये पूछने जा रहा था कि औरत वाकई मजलूम होती है, नहीं होती है? मैं तो जितने आदमियों को जानता हूँ वही मुझे मजलूम दिखते हैं। टाइम देख देख के बात करते हैं, कहते हैं यार बस जाना है घर पे, अब ये सब है। नहीं, मुझे लगता है कि मर्द बेचारे ज्यादा मजलूम होते हैं, उन्हें हर तरफ से पिसना पड़ता है। That's so true, right? वो सबसे नहीं होती है। ये बहुत बड़ा आपने स्टेटमेंट दे दिया है। नहीं, देखें, हाँ, आपकी सोच पे डिपेंड करता है ना कि आप अपनी सोच को किस तरफ ले जाते हैं। अगर आप खुद को मजलूम समझने लग जाएंगे तो आपको मजलूम फील होना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि किसी राइटर ने लिखा था कि आप औरत को जैसा रियलाइज करवाएंगे ना, वो वैसी होती जाएगी, वैसी बन जाएगी। खूबसूरत कहेंगे वो खूबसूरत होती जाएगी, उसे आप सुघड़ कहेंगे वो सुघड़ होती जाएगी, उसे आप मतलब कि जैसे आप वक्त को रखेंगे ना, वो वैसी बनती जाती है। बहुत सही बात है कि वो महसूस करना पड़ता है बनने से पहले। सही, ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए कि फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लगती हैं मुझे कि आप माशाल्लाह आप औरत की पावर में होने पे आप बिलीव करती हैं, आप स्ट्रॉन्ग औरतों को पसंद करती हैं मजलूम औरतों के बजाय। तो फेमिनिज्म को आप कैसे डिफाइन करती हैं? नहीं, हमारे यहाँ की औरत में जो है माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे जो अब जो खासतौर पे न्यू जनरेशन है, यहाँ पे बच्चियां जो हैं, पहले हमारी जनरेशन जो थी वो थोड़ी सी थी कि जिस तरह बड़ों ने कह दिया यस ठीक है ऐसे ही है। लेकिन अब जो बच्चियां हैं वो कहती हैं नो, वो हमारे पसंद से अपना जोड़ा नहीं खरीदती तो बाकी चीजों पे कहाँ कम्प्रोमाइज करेंगी। तो माशाल्लाह से अब बहुत अवेयरनेस आ गई है। तो वो आजकल की बच्चियों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अपनी हक की बात करती हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग तो कहते थे ना यस सर, ओके ठीक है, जो भी किसी ने कह दिया बड़े ने, हमने कम्प्रोमाइज करना है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो बहुत समझदार हैं और वो कहती हैं कि नहीं इस तरह नहीं, ऐसे ठीक होता, आप लोगों ने ये गलतियां की हैं। और वाकई हम लोगों ने अपने साथ जातियां की हैं खुद, उसमें हम लोग खुद थोड़ी सी जी। इसमें हम कह सकते हैं कि आदमियों ने भी थोड़ी सी का भी मसला है। और क्योंकि
आप औरत को उतना ही हक हासिल है जितना आदमी को हक हासिल है। और हमारा जो बिल्कुल। मजहब और माशरा जो हमें बताता है उसके हिसाब से आपको औरत का बहुत ख्याल रखना है, अपने हथेली के छाला बना के रखना है, मोहब्बत से रखना है, उनको तमाम उनकी आज़ादी और हक देने हैं। तो इसमें आदमियों का भी है, औरतों को नहीं आप कह सकते कि उन्होंने हाँ की हर बार में, ये सब सर्वेंट हुई, ये जैसा भी सीन है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने का फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आई होप कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं और बहुत अच्छा अच्छा काम हमारे साथ इस तरह ही हमें दिखाती रहें, करती रहें। और अपना कोई नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई अपना एक फेवरेट शेर सुना दें, उस पर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को खत्म करते हैं। करेंगे इश्क की बातें तो खुद को खोने का डर है, करेंगे दिल की बातें तो मोहब्बत होने का डर है। चलो मौसम किताबों शायरी पे बात करते हैं, यूं ही बस हाथ थामे कुछ समय तक साथ चलते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और तमाम लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका शो देखने का। उम्मीद है कि पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और इसी तरह ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। खूबसूरत बातें सोचें और खूबसूरत बातें करें। अपने आसपास के लोगों को का ख्याल रखें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।